इनफैक्ट साहब आप उस जगह पे डिप्लॉय थे पठानकोट एरिया में जहां पर ऑप सिंदूर का काफ़ी एक्टिव कॉम्बैट हुआ मैं कहूँगा या ऑपरेशंस हुए। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। अटैक हुआ है नूर खान बेस पे। 8 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे 4:30 या 4:30-5 के बीच में हल्का मतलब वो लाइट शुरू होने वाली थी, अंधेरा, बारिश बहुत बहुत तेज़ तूफान और बारिश आई और बारिश हो रही इतनी तेज़ कि वो पीठ जैसे कहीं पीछे लगती है तो वो चुभ रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो वो सब सिचुएशन थी, लेकिन ये जो सिस्टम था कुछ अलग था। एक तो हाइट थी, दूसरा चीज़ है कि उसकी लाइट एक बार जलती है और फिर बंद होती है, तो लगभग 200 मीटर आगे मिलता है। तो मैंने जब फॉक्स 2 सेक्शन को क्रॉस कर गया तो मैंने अपने गनर को आदेश दिया कि अभी इंगेज करो सेकेंडरी आर्क में और 2 राउंड सिंगल राउंड फायर करना। फिर हमने सिंगल राउंड 3 राउंड फायर किए। फिर 8 तारीख की रात ख़त्म होती, 9 तारीख की जैसे भोर 2-3 बजे रात को फिर काफ़ी मात्रा में ड्रोन्स आने शुरू हो जाते हैं। सुबह लगभग 4 बजे मैसेज मिलता है बैटरी कमांडर के द्वारा कि 132 या 34 किलोमीटर से 3 एयरक्राफ्ट उड़ के आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो हमको आदेश मिला कि सारे अंडरग्राउंड हो जाओ, बंकर में जाओ सभी। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के इस एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे सैनिक से जिन्होंने सिर्फ अपना फर्ज ही नहीं निभाया बल्कि अपने कार्यों से भारत के ऑपरेशनल इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। हमारे आज के मेहमान हैं 49 एयर डिफेंस रेजिमेंट के बटालियन हवलदार मेजर, एक डेकोरेटेड वॉरियर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी असाधारण वीरता और डिसाइसिव एक्शन के लिए सेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त किया। ऑपरेशन के सबसे क्रिटिकल फेज के दौरान जब वो पठानकोट एयर बेस पर डिप्लॉयड थे, तब उन्होंने अपनी छुट्टी वॉलंटरली कट शॉर्ट करी लड़ाई में शामिल होने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों को छोड़कर फ्रंट लाइन पर मौजूद गन पोजीशन पर वापस लौटने का फैसला किया। अंधेरी रात, खराब मौसम, सीवियर वेदर कंडीशंस और लाइव कॉम्बैट एनवायरनमेंट के बीच इनकी एयर डिफेंस गन सेक्शन ने मल्टीपल एनिमी ड्रोन्स और एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल प्लेटफॉर्म को डिटेक्ट किया, एंगेज किया और न्यूट्रलाइज किया और इंश्योर किया कि दुश्मन का एक भी एयरबोर्न थ्रेट एयर बेस तक पहुंच ना पाए। ये सिर्फ एक हथियार चलाने की बात नहीं थी, ये था स्प्लिट सेकंड डिसीजन मेकिंग, डीप टेक्निकल मास्टरी, अपने इक्विपमेंट पर, वेपन पर, टीम कोऑर्डिनेशन और वो अदम्य संकल्प जो देश के सबसे क्रिटिकल मिलिट्री एसेट्स की रक्षा के लिए चाहिए होता है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की ग्राउंड रियलिटी के बारे में, इंडिया की एयर डिफेंस सिस्टम कैसे मॉडर्न ड्रोन और एरियल थ्रेट्स को काउंटर करते हैं इसके बारे में, लास्ट डिफेंसिव लेयर होने का प्रेशर और जिम्मेदारी, और एक सैनिक का माइंडसेट जो मिसाइल थ्रेट के बीच भी अपनी गन छोड़ने से इनकार कर देता है। ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं है, ये दिखाता है भारतीय सेना के अदम्य वीरों का साहस और जज्बा। सो लेट्स कम एंड जॉइन BHM पवन सेना मेडल। जैन साहब, जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे चैनल में आए हैं साहब। और हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि ऑप सिंदूर के बारे में
आपके थ्रू आपको सेना मेडल मिला हुआ है ऑप्शन में, जी सर। और आपके थ्रू हम उन दिनों कैसे हमारे ग्राउंड लेवल से जी कैसे हमारे एयर डिफेंस ने ये जंग जीती है, उसके बारे में डिटेल में जानना चाहेंगे आप। इनफैक्ट साहब आप उस जगह पे डिप्लॉय थे पठानकोट एरिया में, जहाँ पर ऑप सिंदूर का काफ़ी एक्टिव कॉम्बैट हुआ मैं कहूँगा, या ऑपरेशंस हुए। मतलब पुंछ था और पठानकोट था जहाँ पे सबसे ज़्यादा शायद कार्रवाई करी गई, और आपने ग्राउंड पे उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। उसी के लिए आपको सेना मेडल गैलेंट्री से भी नवाजा गया। तो इस चीज़ को डिटेल में एक बार बात करेंगे कि किस तरह से सब कुछ अनफोल्ड हुआ। एक्चुअली मैं सब सिंदूर जब ऑप सिंदूर लॉन्च हुआ तो मैं उसमें लीव पे था, और बार बार कनेक्टेड होता रहा था बैटरी कमांडर से और बाकी सीनियर जेसीओ से। तो साहब ने बोला यार आज रात को मैसेज तो मिल गया जाने का, वो ग्रुप हो गया है, अभी हम चलते हैं, और कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी तू देख ले। तो सबको ये लगा था कि जाफरान में 3 महीने हम पहले डिप्लॉय हो चुके थे, 1-2-3 साल पहले, तो ठीक है देखते हैं अभी क्या होता है। फिर रात को फैमिली से बात हुई, फैमिली बोली कि ठीक है यार 5-6 दिन छुट्टी बची है, जब बुला नहीं रहे तो रहने दो। ये कब की बात है, ये किस डेट की बात होगी? ये सब लगभग 28-29 अच्छा 28-29 ठीक है अप्रैल की हो रही थी तब। फिर दिल में हुआ कि यार देखते हैं एक दिन। फिर बोला गन डिप्लाई होगी, क्योंकि हमारा जो लोकेशन था, यूनिट लोकेशन और पठानकोट एयरबेस बहुत नज़दीक था। हमारा टास्क जो मेरी कंपनी का बैटरी का टास्क था वो नज़दीक है, तो जाके वहाँ पे डिप्लाई हो गई थी बैटरी। फिर मेरे को लगा यार बीएचएम हूँ ठीक नहीं है, मैं बोलता हूँ यार मेरा दिल मान नहीं रहा है। इसीलिए इसी समय के लिए तो हमने 21 साल 22 साल इंतज़ार किया हुआ, हमको मिला नहीं, तो मेरा मौका था। मैं फैमिली बोला नहीं बैग पैक करो मैं निकलता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से जयपुर में था मैं, वहाँ से आप फिर छुट्टी छोड़ के आ गए? छुट्टी छोड़ दिया था। 5-6 दिन छुट्टी बची थी मेरी, और बैटरी कमांडर मना भी किया उस समय। एक सीमा में मेरी बैटरी कमांडर हैं, वो बोले कि रहने दो बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, आप काट के आ जाओ, इतना कोई ज़्यादा वो। मैं बोला नहीं साहब मैं आता हूँ। अगले दिन सुबह मैं अपने यूनिट लोकेशन पहुँचा और वहाँ से सामान पैक किया, तुरंत पठानकोट एयरबेस पहुँच गया। तो बैटरी कमांडर बोली कि ठीक है एडम का एक्चुअली बीएचएम हूँ कंपनी का, तो बीएचएम का काम एडम, बंदों का खाना पीना, बंदे कहाँ छुट्टी काट के कौन आ रहा है, कब कौन रिज्वाइन कर रहा है, सब चीज़ें थी। पूरी कंपनी का ध्यान रखना है। तो कंपनी में टेक ओवर कर लो, ठीक है। मैं बोला साहब अभी मैं नहीं था तो काम तो चल रहा था, तो मेरे आने के बाद भी तो काम चलेगा। मेरा तो सब बिल्कुल दिल है कि मैं गन पे चला जाऊँ। तो कुछ ना मेरे दिल में था कि इतना मैं कुछ सब हुआ है। इसमें हाँ, एक बार दोबारा इसको थोड़ा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा कि आप बैटरी हवलदार मेजर थे। जी साहब। बैटरी हवलदार मेजर जिनको नहीं पता है, वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जैसा आपने बताया है कि लोगों का सारा कंपनी कमांडर को रिपोर्ट देना। बिल्कुल। आपका काम नहीं है कि गन पे जा कर के डिप्लॉय हो जाएँ और लड़ाई करें। हमारा काम वो नहीं था। बीएचएम बनने के बाद आदमी क्या करता है, जो हमारे अंडर में जितने बंदे हैं कंपनी के अंदर, उनका मैनेजमेंट करना मेरा काम है। और सीनियर्स के थ्रू बैटरी कमांडर को, सीईओ को सारा रिपोर्ट देना, बंदे कब छुट्टी जा रहा है, कौन छुट्टी काट के आ रहा है, राशन कलेक्शन है, सब चीज़ें सब मेरे अंडर में होती है। लेकिन क्योंकि आप छुट्टी में थे, वापस आकर के आप सीधा गन पे जाना पसंद किया तो आपने। मैं बोला साहब मैं गन पे चला जाता हूँ। बोला यार गन पे जाएगा फिर इधर। मैं बोला साहब अभी तो चल रहा था काम, मैं चला जाता हूँ गन पे। बोला ठीक है तेरा दिल नहीं करा तो गन पे चला जा। उस गन पे थोड़ा एनसीओ कम है, तो फॉक्स 1 सेक्शन है, उस पे थोड़ा रनवे के बिल्कुल फ्रंट पे मेरा गन लगी हुई थी मेरी। तो बोला ठीक है आप वहाँ चले जाओ। मैं बोला ठीक है साहब वहाँ चले गए। वो गन पे जाने का मेरा अच्छा ये था कि मेरी गन एलपीसी पे थी, उसका सारा पावर मेरे कंट्रोल में था। एक बार साहब जी। गन्स के बारे में कि आपकी यूनिट कौन-सी है और कौन से वाले गन्स की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा व्यूअर्स को समझाना ज़रूरी होगा। एक्चुअल में साहब एडी में मेरी यूनिट है, पेरेंट्स यूनिट 49 एडी रेजिमेंट। हाँ, एयर डिफेंस यूनिट जी। और पूरा ऑपरेशन सिंदूर का मेजर श्रेय जो रहा है एयर डिफेंस को रहा है। एक ऐसी लड़ाई जो सदियों तक याद की जाएगी, वो सिर्फ एयर डिफेंस के ऊपर याद की जाएगी साहब, क्योंकि एयर डिफेंस डायरेक्टली इसके अंदर, और किसी ने कोई वो नहीं था। सब जगह जहाँ भी हम थे सब जगह एयर डिफेंस था। हर एयरबेस के ऊपर बॉर्डर एरिया में जितनी भी हमारी यूनिटें थी सबने उस समय फायरिंग की है, और ड्रोन और यूएवी का हमारे लिए नई चीज़ें थी, फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह उनको टैकल किया। उसके बाद साहब हमको वहाँ से फिर मैसेज मिला कि आप लोग डिप्लॉय हो जाओ और अपनी अपनी गन सब रेडी करो, कुछ भी किसी टाइम में हो सकता है। तो सब आपका जो आपके पास आपकी यूनिट में जो एयर डिफेंस गन है, जी सर। उनकी काबिलियत क्या है, कौन सी गन है? हमारे में साहब एक QF40 mm L70 गन बोलते हैं, जो कि मूलतः सिर्फ एयरक्राफ्ट के ऊपर या एंटी एयरक्राफ्ट गन बोलते हैं। तो एयरक्राफ्ट और टैंक के ऊपर फायर करने के लिए उसको बनाया गया है। हमको जो भी BAVP मिलता है जिसकी हम रक्षा या प्रोटेक्शन के लिए जा रहे हैं,
तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए 360 डिग्री में उस गनों का हम आर्क इस तरह से बांटते हैं ताकि कोई जगह गैप ना रहे और कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो एयरक्राफ्ट है, यूएवी आ गया अभी, तो वो सब चीज़ें कहीं से इंटर ना कर पाए। तो पठानकोट एयरबेस पे हम डिप्लॉय थे, तो हमारा और कितनी रेंज कितनी होती है? रेंज तो सब इफेक्टिव रेंज उसका 3.5-4 किलोमीटर है लगभग, लेकिन फायर करने का हमारा रेंज जो मैनुअल है वो, लेकिन 3.5 किलोमीटर तक हम लोग उसको इफेक्टिव कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास USFM रडार भी है जो गन के साथ कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और अगर आपको फायरिंग का मैसेज मिला और रडार के साथ आपकी गन ले और कनेक्टेड की गई है तो आपको फिर लोडिंग करने की ज़रूरत है, बाकी सारा कुछ रडार से होता है। ये रडार कहाँ होता है, आपके ये साथ होता है एक या सेक्शन के अंदर साहब, जैसे रडार सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर 2 गनें होंगी और एक रडार होगा। उनको पावर कंट्रोल करने के लिए, पावर देने के लिए 2 जनरेटर हमारे साथ लगे होते हैं। तो उसमें हर एक गन के ऊपर 6 बंदे होते हैं, रडार के ऊपर भी 6 बंदे होते हैं और दोनों गन के ऊपर एक सेक्शन में 2 गनें होती हैं, उनमें तो एक ही रडार 2 गन्स को कंट्रोल कर रहा है। उसमें एक जेसीओ साहब होते हैं जो हमारा कंट्रोल करते हैं, जिसको हम सेक्शन कमांडर बोलते हैं। तो मैं गन 1 का नंबर 1 था साहब उस जी। और मेरे पास 2 जवान थे, एक अग्निवीर था और एक पुराना जवान था। तो फिर उसके बाद जैसे रडार सिस्टम गन लग गई थी साहब, रडार लग गए थे, सब कुछ रेडी था जब मैं सेक्शन के ऊपर पहुंचा। उसके बाद हमने फिर इंतज़ार किया। माहौल क्या था इस समय साहब? माहौल उस समय हम तैयारी में थे, किसी को ये नहीं था कि अटैक होगा या उतना, मतलब बहुत सीरियस नहीं थे, लेकिन हम पूरी तैयारी है। मेरा ये था कि मैं जिस कारण आया हूँ यहाँ पे गन पे, और मेरे दिल में हमेशा चलता था काश यार प्लीज़ लड़ाई हो जाए या कुछ हो जाए, कुछ करें ये लोग। तो क्योंकि मेरे पेंशन जाने में 1 साल बचा हुआ है, मेरी सर्विस पूरी हो चुकी है, तो लास्ट मौका था। और बोलते हैं स्पोर्ट्समैन हमेशा रेजिमेंट के हर समय में आगे रहते थे। हम लोग बोले स्पोर्ट्समैन है यार, हर चीज़, बस एक चीज़ मिसिंग थी कि कहीं बार ऐसे लड़ाई में ऑपरेशनल नहीं कर पाए कुछ। तो फिर 4 को ऐसे 5 तारीख को पहुंचा मैं, 6 तारीख हो गया, 7 को हमको सब ये था कि मॉक ड्रिल और वो होना है, सब कुछ अनाउंस हो गया था, लाइट ऑफ होगी, सब कुछ होगा, आप लोग रेडी रहिए। उसी दिन रात को 1 बजे करीब मैसेज आता है, 1-1:15 बजे मेरे पास बैटरी कमांडर आते हैं और बोलते हैं भाई इंडिया ने तो हमला कर दिया है, अब रेडी हो जाओ बिल्कुल। तो फिर ऐसा लगा कि हाँ एक्चुअल में बात सही है, अब तो कुछ होगा पक्का। फिर भी पाकिस्तान के ऊपर नहीं था कि ये करेंगे कुछ, और फिर हम रेडी हो गए। मैं बोल दिया भाई, अपने 3 दिन से मैं उन तीनों बंदों को प्रॉपर यही ब्रीफ करता था कि यार मेरा दिल से लगता है कुछ मौका मिलेगा, और मौका मिलेगा तो फिर ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाएंगी। 1971 में एक फाइटर मेरी यूनिट ने गिराए थे। मेरी यूनिट एक्चुअल में एडी में एक बेहतरीन यूनिट है। तो एक बार हुआ था कि यार 71 के वार के अंदर एक किसी नंबर 1 ने मेरे गिराया था एक स्टार फाइटर, और वो उसके कुछ टुकड़े अभी मेरे क्वार्टर गार्ड पे रखे हुए हैं। और मैं एक सोल्जर था ऐसा कि जो स्पेशल गार्ड हर समय हम लोग रहते थे, NCCC किया हूँ, और मैं क्वार्टर गार्ड पे चढ़ते थे, कोई बड़ा अधिकारी आता था तो वो हमेशा देखते थे कि अच्छा ये स्टार फाइटर गिराया था 49 ने 1971 के, काश कभी ऐसा मौका मिले हमको भी, हम बातें करते थे बैठ के। तो वो समय आया। फिर 7 तारीख के दिन हम इंतजार करते रहे, सब ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 1 बजे जब बैटरी कमांडर ने आकर के आप लोग को बताया तो आप लोग सीधा गन पे गए? हम लोग गन पे ही रहते थे परमानेंट, हम लोग कहीं जाते नहीं सब, परमानेंट आप गन पे रहेंगे, गन पे ही सोएंगे, गन के पीठ बगल में ही होता है, हम वहीं सोते हैं। ओके। गन छोड़ने का कोई वो नहीं रडार होता है। आपका देख रहा है कि रडार देख रहे हैं सब। और वहाँ पे अच्छी बात ये थी कि हम एक तो एयरबेस के ऊपर डिप्लॉय थे, और वहाँ पे क्या है एयरफोर्स की भी अच्छे रडार है, और हमारा कंपनी कमांडर, बैटरी कमांडर जो होता है वो एयरफोर्स के साथ बैठता है, तो हमको जो मैसेज मिलते हैं वो बहुत क्लियर मिलते हैं, और छोटी छोटी चीज़ उनके रडार में डिटेक्ट हो जाती है और वो हमको तुरंत मैसेज देते हैं कि कुछ देखा गया है। ये लगभग 150-200 किलोमीटर दूर पे भी अगर कोई फ्लाइट करता है पाकिस्तान के अंदर तो सब सारे मैसेज हमको मिलते रहते हैं कि 3 एयरक्राफ्ट उड़े हैं, इधर से मूव करके इधर चले गए, हर चीज़ें मैसेज मिलता है। और हमारे पास रेडियो सेट लगे रहते हैं और वो डायरेक्ट हमारे से बात करते रहते हैं कि भाई रेडी हो जाओ, इतनी डिग्री पे इतने किलोमीटर पे ये चीज़ उड़ गई है, थोड़ा देख लेना, तुम्हारी तरह आ सकता है, ये कुछ भी होता है। तो उस चीज़ में क्या हमेशा रेडी। तो वो चीज़ें हैं कि हम जिस दिन से फायर इंडिया ने किया उसके बाद फिर सबका हो गया कि भाई अब रेडी हो जाओ, कुछ ना कुछ होगा। तो उस दिन के बाद से फिर सोना जागना सब एक जैसा हो गया था। फिर हम लोग उसके बाद बिल्कुल रेडी, गन को लेबल करके हर चीज़ करके राउंड, ये वो फीलिंग होती है साहब कि जब लाइव एम्यूनेशन गन के अंदर लोड कर दिया जाता है और हम रेडी हो जाते हैं, तो वो फीलिंग मतलब एक जाहिर करना मुश्किल होता है कि अब भाई रेडी हो जाओ। और एडी गन का जो फायर होता है, एडी गन की जब लड़ाई चलती है
तो हाई रेट फायर वाली गन है, 1 मिनट के अंदर 300 राउंड निकलता है उसके अंदर से। हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक का राउंड इतना छोटा होता है साहब, मुश्किल से 2 इंच का होता है, वो फायर करता है तो कितनी आवाज़ आती है। और एक 2.5 किलो का एक राउंड और 1.5 फीट लंबा एक राउंड, और 1 मिनट के अंदर 300 राउंड अगर फायर होते हैं तो उस समय माहौल क्या होता होगा। चारों तरफ पूरे धुआं हो जाता है और इतना साउंड आता है उसके बाद, लेकिन हमको आदत है तो हम तो बैठे उतना हो नहीं सकता। उसके बाद फिर बैटरी कमांडर का और उनका हुआ कि भाई आज रात को रेडी ना आप लोग, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ गई है। 8 तारीख की बात कर रहे हैं। हम सब 7 तारीख रात 8 तारीख की बात कर रहे हैं। 8 तारीख को सुबह लगभग 5 बजे 4:30 या 4:30-5 के बीच में हल्का मतलब लाइट शुरू होने वाली थी, अंधेरा, बारिश बहुत बहुत तेज़ तूफान और बारिश आई बहुत, मतलब इतनी तेज़। और क्या होता है, एयरफोर्स का जो इलाका है बिल्कुल क्लीन है, उसमें ना कोई पेड़ है ना कुछ है, तो वो बारिश ऐसे आती है बिल्कुल हवा के साथ बहुत तेज़। तो हमको आदेश मिल गया कि भाई मूवमेंट हो रही है और आप लोग रेडी रहो बिल्कुल। तो मेरे सेक्शन के बगल में फर्स्ट 2 सेक्शन है लगभग 1 किलोमीटर पे, और वहाँ पे उनको पहला ड्रोन जो लड़ाई के दौरान फर्स्ट ड्रोन वहाँ पे देखा गया। अच्छा। तो हमने ये चीज़ें मतलब ऊपर बताई कि भाई कुछ हरकत दिखाई दे, उधर मैसेज आया कुछ छोटा कुछ दिखाई दिया, आप लोग एक बार सर्च करो। तो रडार ने सबसे पहले कैच किया, जो हमारे फॉक्स 2 सेक्शन के ऊपर रडार लगा था, उसने कैच किया कि कुछ हरकत दिखाई दी, लेकिन रडार में वो छोटा चीज़ आ नहीं रहा है कुछ, या जाम हो रहा है बार बार रडार। तो उसके बाद फिर हमने विजुअली देखना शुरू किया। एक तो अंधेरी है, ऊपर से बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है इतनी तेज़ कि वो पीठ जैसे कहीं पीछे लगती है तो वो चुभती है, चुभ रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है हवा के साथ। और फिर हमको आदेश मिल गया वेपन फ्री हो गए भाई, आप गन पे हो जाओ सारे। तो हम गन पे खड़े हैं और हम एक सर्च सेकंड, कर रहे हैं। वेपन फ्री मतलब अभी जिसको Fire दिखता है वो उसमें एंगेज कर सकता है। बिल्कुल साहब, उसमें अभी क्या होता है, वार के दौरान हमारे कुछ रूल रेगुलेशन है जो हमको शुरू से सेंटर से पढ़ाया जाता है। एडी और इन सब जो हमारी एडी है एक्चुअल में, उसका बता सकता हूँ मैं। एडी में ऐसा है साहब जी कि जी बिल्कुल। हर समय इक्विपमेंट चेंज होते रहते हैं, हर समय पढ़ाई चेंज होती रहती है, और हर समय लड़ाई चेंज होती रहती है। अभी हमको पहले पढ़ाया गया है कि भाई पहले वो आते थे, वो डकोटा आते थे, ठीक है, वो कुछ ऐसे फाइटर थे, अभी ये आ गए F-16, अभी एक से वो बढ़ते जा रहे हैं, सुपरसोनिक फाइटर आ गए हैं हमारे पास अभी एनिमी के पास, और उसमें अभी ड्रोन और ये यूवी कैब ये सब आने शुरू हो गए। तो हमको क्या है, वो पढ़ाई को हमेशा मॉडिफाइड करना पड़ता है, और रडार भी चेंज हो रहे हैं, गनें भी मॉडिफिकेशन हो रही हैं, इगला मिसाइल है, आकाश मिसाइल है, बहुत सारी चीज़ें। तो हमको क्या, अब हमेशा अपडेट करना पड़ता है, पढ़ते रहो। और एक नया जवान आता है, हम अभी 21 साल 24 साल 23 साल सर्विस हो गई, हम लगातार क्लासें चलती रहती हैं यूनिट्स के अंदर, गन ड्रिल चलते रहते हैं, हम वो पढ़ते रहते हैं, हर चीज़ हमको पढ़ाया जाता है। एयरक्राफ्ट आना है तो कैसे रिएक्ट करना है, और एयरक्राफ्ट का है कि आज की डेट में सब एयरक्राफ्ट आता है तो आपको एक मौका मिलेगा, एक मौके से ज़्यादा, फिर मिलिटेंट तो भाग गया तो दोबारा फिर आ जाएगा, सब कहीं ना कहीं मिल जाता है वो। लेकिन एयरक्राफ्ट अगर निकल गया आपके गन से, और वो एक्चुअल में एयर डिफेंस के तो कई सारे लेयर होते हैं, लेकिन लेयर लास्ट में हम एयरफोर्स के बिल्कुल साथ में सटे हुए हम हैं, हमारे बाद फिर कोई लेयर नहीं है। हम मग से अगर क्रॉस कर गया तो वो सीधा फिर अटैक करेगा एयर बेस के ऊपर। तो हमारी जो होती है जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो मैं हमेशा जवान को मोटिवेट या पंप अप करता था कि भाई देख लो अभी ये चीज़ें हैं, और मेरी तरफ से 8 राउंड की जगह तुम 16 राउंड लोड करके रखो, ठीक है, लेकिन एक मौका मिलेगा, उसमें जाना नहीं चाहिए। और बहुत सारी सुविधाएं गन के अंदर है, हमारी जो सेल है उसमें भी कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। आप 2.5-3 मीटर के अंदर भी कोई अगर सेंसर से टच कर गया तो अपने आप ब्लास्ट कर जाता है वो हमारा सेल जो होता है। तो उसके बाद साहब उस दिन रात को सुबह फिर फॉक्स 2 सेक्शन ने जब फायरिंग शुरू की, तो हमको लगा कि एक्चुअल में अब लड़ाई लग गई, ये अब कुछ आने वाला है, अब रेडी हो जाओ। लेकिन वो हमारे सेकेंडरी आर्क में था और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सेकेंडरी आर्क, जी सर, सेकेंडरी आर्क जो आपका प्राइमरी आर्क है, मेरा जो प्राइमरी आर्क बटा हुआ है उसका जो राइट साइड में होता है, हमको एक सेकेंडरी आर्क भी देख देते हैं। गलती से अगर आपके सेकंड सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन फायर कर रहा है उससे अगर टारगेट निकल गया और वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, तो फिर आप अपने सेकेंडरी आर्क में फायर कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में वैसे बाकी समय में आप सेकेंडरी आर्क में फायर करना मना होता है आपका, लेकिन अगर आप ऐसा सिचुएशन आता है तो फिर हमको मैसेज मिल जाता है तुरंत, फिर हम सेकेंडरी आर्क में फायर कर सकते हैं। बाकी वार के दौरान वेपन फ्री है, तो फिर आप वो समय आ गया था कि कहीं भी फायर कर दो। जी, उससे पहले होता है वेपन्स टाइट कि अभी आदेश मिलेगा तब आपने फायर बिल्कुल। करना है, तो वेपन्स को आप टाइट लेके बैठे बिल्कुल, हैं। हम बैठे रहते हैं जब तक वेपन फ्री नहीं मिलेगा। हमारा एक ऑपरेटर होता है जो गन के पीछे सीधा रेडियो सेट से कनेक्टेड होता है, और वहाँ पे जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो वहाँ पे मैसेज मिनट टू मिनट कंट्रोलर चेंज होते रहते हैं।
कभी ओपन फिर होगा, कभी टाइट होगा, आप फायर नहीं करोगे, फॉक्स 2 सेक्शन फायर कर रहा है, अच्छा। ताकि हमारा मतलब क्रॉस फायरिंग ऐसे कुछ ना हो जाए या हम उल्टा कर किसी गन के ऊपर खुद फायर ना कर दें। इस चक्कर में जो एक एयरक्राफ्ट के ऊपर हाँ, 2 मैसेज होता है वो बिल्कुल क्लिक सेकंडों में सब कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए एडी गनर को बोलते हैं कि एडी गनर का पैर हमेशा हवा में रहता है। आप कभी भी उनका ड्रिल देखोगे साहब, आप कभी भी उनकी चाल ढाल देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सेकंडों में कार्रवाई होती है। अभी फायर किया, अभी अनलोड कर दिया, फिर लोड कर दिया, तो वो सब चीज़ें होता है। उसके बाद हमको उन एक हल्की सी लाइट दिखाई दी, क्योंकि हमारी जो तैयारी थी, हम जो लड़ाई के लिए जो तैयार होते हैं हर समय, हमारा एयरक्राफ्ट के लिए होता है। और एयरक्राफ्ट में भी कई चीज़ें पढ़ाई जाती है हमको शुरू से, कि उनको पहचानना कैसे है और वो हमारे ऊपर फायर कर रहा है, या दूर से देखने पे आपको एक छोटी सी चिड़िया जैसा हल्का सा दिखेगा, माइक्रो सेकंड का टाइम मिलता है, उसके अंदर फायर भी करना है, उसको पहचानना भी है, और सारी जिम्मेदारी होती है नंबर 1 के ऊपर। अगर आप एक एलपीसी सेक्शन के ऊपर हैं, रडार आपके पास नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी है नंबर 1 की, कि उसको पहचानना भी है, कहीं अपना रडार, अपना ही एयरक्राफ्ट तो वापस नहीं आ रहा है, या तो कहीं कॉम्बैट कर रहे हैं आपस में, आपने अपने वाले को ही मार दिया। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नंबर 1 के ऊपर होता है। तो ओवरऑल जो नंबर 1 होता है, इसलिए उसको नंबर 1 भी बोला जाता है, कि वो पूरा मालिक होता है गन का, और उसके हिसाब से पूरे गनर काम करते हैं। मेरा उस समय ऐसा हुआ कि एक हल्की सी ब्लिंक, जो ड्रोन आते थे, फर्स्ट बार हमारा भी फर्स्ट ही था, क्योंकि फायरिंग के दौरान तो हम डे में फायर करते हैं, नाइट में फायर करते हैं, हम एरो मॉडल को उड़ाते हैं, उस पर कभी लाइट भी लगा के उड़ाते हैं, उस पर कभी डे के अंदर फायर भी करते हैं। तो वो सब सिचुएशन थी, लेकिन ये जो सिस्टम था वो कुछ अलग था। एक तो हाइट थी, दूसरा चीज़ है कि उसकी लाइट एक बार जलती है और फिर बंद होती है, तो लगभग 200 मीटर आगे मिलता है, उसके बाद हल्की लाइट जलेगी। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से अंधेरा है। तो मैंने जब फॉक्स 2 सेक्शन को क्रॉस कर गया, तो मैंने अपने गनर को आदेश दिया कि अभी इंगेज करो सेकेंडरी आर्क में, और 2 राउंड सिंगल राउंड फायर करना। फिर हमने 3 राउंड फायर किए, उसके बाद वो बंद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिपोर्ट दे दी सीपी में कि 1 टारगेट शूट डाउन, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर लकीली ये हुआ कि बारिश हुई तेज़, और वो रिकवरी नहीं हो पाई उस टारगेट की हमको सुबह। ये बताइए किस रेंज पे आपने एंगेज किया? रेंज लगभग 1500-1600 मीटर पे रहा होगा। और आपके पास वो हमको उस समय ये नहीं था कि ये एक्चुअल में ड्रोन है, हमको ये था कि कोई ना कोई सिस्टम है। अब ये वो गिरने के बाद पता चलेगा क्या है, क्योंकि पहली बार हमको ऐसा चीज़ों का मतलब फेस कर रहे थे हम लोग। तो 1500 मीटर से 2000 मीटर के बीच में आपने उसको देखा, एक हल्की सी लाइट देखी और आपने एंगेज कर लिया एंगेज उसको। कर दिया। उसके बाद वो 3 राउंड के अंदर शूट डाउन हो गया वो। फिर हमारी एक क्यूआरटी होती है उस मैं यहाँ पे समझना चाहता था कि कितना मुश्किल होता है। ये तो चलिए ड्रोन है, बट एक एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट अच्छे खासे स्पीड में चलता है, उस स्पीड के अंदर शिस्ट लेकर के उसको गिराना कम एम्युनिशन के साथ में, और एक टाइम पे आपके कितने 6 या 12 राउंड्स फायर करते हैं। तो नहीं, राउंड को हमारे से लोडर होते हैं, हम एक बार में 48 राउंड कैरी कर लेते हैं गन के ऊपर, और इमरजेंसी एम्युनिशन को उठा देते हैं तो हम 16 राउंड गन के अंदर डाल सकते हैं। रेट ऑफ फायर बहुत फास्ट है, इसलिए मेरा नंबर 5 जो होता है, नंबर 4 और 5, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे रखते हैं हम लोग, ताकि वो मतलब हमको अगर 4 सेकंड मिलता है, 5 सेकंड मिलता है, तो 5 सेकंड के अंदर वो 48 राउंड फायर होना चाहिए। और एक गनर होने के नाते मैं ये बोलता हूँ कि अगर 48 राउंड मैंने अगर किसी टारगेट के ऊपर फायर कर दिया विद इन 5 सेकंड या 6 सेकंड में, तो वो कितना भी कुछ भी हो, बच नहीं सकता वो, क्योंकि उतना तो डिस्पर्सल आ उतना जाएगा डिस्पर्सल है, उतना एक्सपीरियंस है, उतना हमको साल में इतना करते करते प्रैक्टिस हो जाता है। पे इतना डिस्पर्सल पे। और उसके बाद क्या है, उनकी सब एयरक्राफ्ट के बारे में हमको परमानेंट डेली बेसिस के ऊपर यूनिट के अंदर क्लासेस चलती है। आप पीटी करके आओगे, पीटी करके आने के बाद भी क्लास चलती है, वहाँ पे लगा होगा, सारा मैप लगा होगा, पीटी करके आएंगे, पसीना सूखे ना सूखे, आपको खड़ा होना है और वो एयरक्राफ्ट के बारे में जानकारी लेना है। कौन सा एयरक्राफ्ट है, उसकी स्पीड कितनी है, कैसा दिखता है, नीचे से छोटा होगा तो कैसा दिखेगा, ऊपर से अगर आपको नज़दीक आए कैसा दिखा, उसकी कैनोपी कैसी दिखती है, उसका टेल कैसा दिखता है, हर चीज़ एक गनर को नहीं, हर एक यूनिट के बंदे को पता होनी चाहिए। इसलिए एडी का हमारा परमानेंट क्लास चलता है। आप जब भी पीटी करके आएंगे सुबह, या सिंगल बेसिस पे 3 महीने में 2 महीने में कंपटीशन भी होते हैं हमारे, जिसमें सारे ट्रेड के बंदों को उसमें डाला जाता है, और वो क्या करते हैं, उनकी कटिंग होती है, उनको कैमरे पे, उनके वीडियो के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर सब कुछ क्लासेस चलती है, और उनका टेस्ट भी होता है उससे। तो हर एक एडी गनर और एडी ओएफसी ओपीआर सबको उसकी महारत होती है कि आप दूर से देखेगा, वो फ्लाइट बता देगा कौन सी फ्लाइट है, जगुआर उड़ रहा है, N-32 उड़ रहा है, कौन सा उड़ रहा है, तुरंत बता देगा एडी का। और हम ज़्यादातर एयर बेस के साथ में ही रहते हैं,
तो वो सब चीज़ें क्या रूटीन में रहती है हमेशा हमारे। नहीं मैं सॉरी मैं बस अपने मैं क्यूरियस हूँ, मैं खुद अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं हाँ, अगर एयरक्राफ्ट आ रहा है उसको शूट डाउन करना है, तो आप लोग शिस्ट कैसे लेते हैं? क्योंकि आप लोग को तो लीड लेकर के शिस्ट लेना पड़ेगा, मतलब एयरक्राफ्ट आने से पहले ही उसका स्पीड को जज करके आपको कहीं और उसका फ्लाइट पाथ में एम लेना पड़ेगा, ताकि जब तक गोली वहाँ पहुँचेगी हाँ, तब तक वो एयरक्राफ्ट चीज़ें आगे। होती है साहब हमारी कि क्या जो एंगेजर जो बैठता है एंगेज करने के लिए बंदा, जिसको नंबर 3 बोलते हैं हम लोग, जो फायरर है उसके पास सिस्टम लगे हुए हैं, सामने उसके। अभी मॉडिफिकेशन के बाद अच्छे खासे उस पे एलईडी लगी हुई है। उसके अंदर एंगेज करने के सारे प्रोसीजर जो हमको पढ़ाए जाते हैं कि स्पीड है अगर मान लीजिए F-16 आ रहा है ये उसका सारे ऑटोमेटेड हैं या जी, नहीं, मैन्युअली नहीं, कैलकुलेट? मैनुअली करना पड़ता है। ओह! मैनुअली करना पड़ता है, वो इसीलिए बोलते हैं सबसे शार्प माइंडेड और सबसे तेज़ बंदा होता है मेरा नंबर 3 और नंबर 1 के बताने ते चंद सेकंड मिलते हैं उसको, माइक्रो सेकंड मिलते हैं हाँ, उसको। बिकॉज़ थोड़ा-सा फ्लाइट या का अगर स्पीड अप डाउन है, अगर उसने 3 किलोमीटर पहले उसको मैसेज मिल गया, 3 साढ़े 3 किलोमीटर हमारा रेंज है, उसके बाद हम एंगेज करना शुरू कर देते हैं उसको और 2 से ढाई किलोमीटर में आते-आते एक मतलब मुश्किल से 2 सेकंड में आ जाता है, उतने में फायर भी करना है, क्योंकि अगर आपके पास में आ गया तो वो भी तो कुछ लेके आ रहा है। उसके पास भी आजकल अच्छी-अच्छी मिसाइलें हैं जो 2 किलोमीटर दूर से मार के वापस भी चले जाते हैं। ऐसे-ऐसे एयरक्राफ्ट वही आ चुके हैं अब। तो उसको वो फायर भी करना है। तो ज़िम्मेदारी नंबर 1, नंबर 3 की इतनी ज़्यादा होती है कि आपको वो 3-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पहले से हमारे पास क्या होता है कि हमारा एक ओपी बैठता है, जो गन पोज़ीशन से लगभग 5 किलोमीटर आगे बैठता है। वो वहाँ से मैसेज पास करना शुरू कर देता है। स्पीड वगैरह वो बता देता होगा। बिल्कुल, स्पीड और वो हाइट बता देता है कितने हैं। कभी भी एयरक्राफ्ट सिंगल नहीं आता। कभी भी एयरक्राफ्ट आएगा साहब तो वो फॉर्मेशन 3 में में आएगा आएगा, तो फ़ॉर्मेशन में आता है। 3 के साथ आएगा, 6 के साथ आएगा, 4 के साथ आएगा, ऐसे आते हैं। तो उसमें कुछ जामर होंगे, कुछ बम्बर होंगे, ऐसे करके आते हैं एयरक्राफ्ट। तो हमको उस चीज़ों की जानकारी बता दी जाती है पहले से और हमारे पास आजकल रडार मॉडिफ़िकेशन करके अच्छे से रडार आ गए हैं सब, जो कि 32 किलोमीटर, 35 किलोमीटर पहले से एंगेज करके रख देते हैं। वो बताना शुरू कर देते हैं कि इतनी स्पीड है, इतना हाइट है, इतनी ऊँचाई से, इतनी डिग्री पे आ रहा है। तो हमें क्लियर की आसानी हो जाती है। उसी डिग्री पे और उसी हाइट पे हम सर्च करते रहते हैं। जैसे इफ़ेक्टिव रेंज में हमारे आ गया और हमने लॉक कर दिया उसको, तो सिस्टम ऐसे बने हुए हैं सब स्पीड के हिसाब से उसमें लॉक ऑन हो जाता है। ओके। उसके हिसाब से फिर नंबर 3 फायर करता है। नंबर 3 की फायर करने की महारत वही है कि आपको जो बताया गया है, अगर स्पीड इस हिसाब से आ रही है तो एयरक्राफ्ट की इतना दूरी पे फायर करना है ताकि मेरा गोला और उसकी एक साथ वो पहुँचे। एक साथ कनेक्टेड हो। क्योंकि हमारे गोलों की वेलोसिटी 1000 मीटर पर सेकंड की है। उसकी भी है उसी हिसाब से 300 मीटर, 400 मीटर पर सेकंड की है। तो हमको इस हिसाब से फायर करना है कि वो कनेक्टेड हो एक जगह पे। उसके बाद सुबह फिर साहब वो रिकवरी नहीं हो पाती उस ड्रोन की, तो किवाटी जाती है और क्योंकि बाद में खेत और गांव है और उसमें ढूंढा जाता है उसको। उसके बाद कमांडर साहब सुबह आते हैं विजिट के लिए और फिर पूछा जाता है पहले सेक्शन 2 पे जाके, फिर हमारे सेक्शन पे आके, भाई आप लोगों ने फायर क्यों किया, क्या देखा, राउंड फायर कर दिया, कुछ तो देखा होगा। बोला साहब हमने लाइट देखी थी, ऐसे कुछ पता चला क्या है। बोला नहीं सर वेपन फ्री था, रडार में आया था, वेपन फ्री मिला था तो हमने फायर कर दिया, इसलिए सिंगल शॉट फायर किया साहब, ताकि पता चले कुछ ऐसा भी ना हो तो हम फालतू में फायर करके बैठे हैं। बोला लाइट दिखी साहब, बोला ठीक है एंगेज करो और हमको मैसेज क्लियर था साहब वेपन फ्री का, बैटरी कमांडर ने मैसेज दिया ठीक है फायर करो, तो हमने फायर कर दिया। फिर तो सारे दिन में तो कुछ होता नहीं था, कोई मूवमेंट दिन में नहीं होती थी। दिन में हम पूरे दिन तैयारी करते थे कि भाई रात की तैयारी करो, फिर हो सकता है रात को और भी कुछ आ सकता है। फिर हमने पूरा दिन तैयारी की, गन की साफ सफाई, राउंड को क्लिपिंग करना, उसके बाद गन में लगाना। फिर 8 तारीख की रात ख़त्म होती, 9 तारीख की जैसे भोर 2-3 बजे रात को ओके। फिर काफ़ी मात्रा में ड्रोन्स आने शुरू हो जाते हैं। हाँ। मैसेज भी आने लगता है कि ड्रोन आ रहे हैं, आप लोग इंगेज करो। लेकिन मेरे सेक्शन की तरफ से कोई ड्रोन नहीं आता है उस रात। सेक्शन 1 पे, सेक्शन 2 पे फायर हो, सेक्शन 3 पे फायर हो रहे हैं। रात को ड्रोन आ रहे हैं, न्यूट्रलाइज़ भी हो रहा है, ये हो रहा है कि भाई ड्रोन गिरा दिया, वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम इंतज़ार करते हैं कि मेरी तरफ भी कुछ आए यार, कुछ तो मतलब हम भी करें फायर। मेरे गनर जो थे दोनों, एक अग्निवीर था, बहुत एक्टिव था, वो बार-बार लोड करता है, सर एक बार इस पे फायर कर दे क्या सर, पीछे फायर कर दे क्या? बोला नहीं भाई पीछे फायर नहीं करना, आपको आदेश मिलेगा, पीछे फायर करेंगे, अभी ऐसा नहीं है, दूसरे सेक्शन पे फायर नहीं कर सकते हम। अभी कमांडर साहब सुबह बोल के गए हैं, तो बोला ठीक है सर हमारे पे आएगा नहीं आएगा, पता नहीं इधर तो कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद रात फायरिंग चलती रही साहब, काफ़ी देर तक फायरिंग चली, सुबह तक चली। सुबह जैसे फर्स्ट लाइट आती थी उसके बाद उड़ना बंद हो जाते थे फिर। उस दिन पूरा रात हमारा ऐसे चला गया। हम इंतज़ार करते रहे, हमारी तरफ कोई टारगेट नहीं आया। नेक्स्ट दिन आई रात, 9 तारीख की रात यानी 10 तारीख की सुबह। 9 तारीख की रात आई, 9 तारीख की रात को 1 बजे के बाद यानी 10 तारीख को फिर टारगेट्स हमारी तरफ आने लगे। मेरी मतलब
किस्मत थी कि जो मेरे गन का रेंज था, जो मेरी गन का आर्क बटा हुआ था, वो बिल्कुल ही उस साइड में था जहाँ से पूरा आईवी शुरू होता है और वहीं से सारे टारगेट आते हैं। लेकिन मूवमेंट होता था तो दूसरे सेक्शन में चले जाते थे हमारे रेंज से आने से पहले। उस दिन हुआ कि मेरा मानना है कि इन लोगों ने पहले जो ड्रोन उड़ाए और ड्रोन उड़ा के डिस्ट्रैक्ट किया और चीज़ों को पता किया कि कहाँ-कहाँ पे क्या लगा हुआ है इनका, क्योंकि फायरिंग शुरू हो गई थी हमारी तरफ से। तो इनको सारे पोजीशंस गन की और ये सब चीज़ें पता करने के लिए इन लोगों ने ड्रोन उड़ाने शुरू किए थे। फिर उसके बाद उस दिन मेरे गन की तरफ आने लगे ड्रोन। मेरी डेट ऐसे बहुत एक्साइटेड थी और इन्होंने फायरिंग शुरू किया। मैं बोला ठीक है अभी बताता हूँ जैसे, लेकिन जब भी बताऊँगा मेरे देख के जाने के बाद ही फायर करना है। फिर रात को ऐसा ना हो कि आपने फायर कर दिया और कुछ नहीं था, बोला ऐसे कर दिया। लाइट जलती है, बिल्कुल रेडी रहो। जैसे ही ड्रोन की लाइट जलती है उस समय फायर करना है। ड्रोन की लाइट जलते ही हम फायर स्टार्ट करते थे। उस रात को 4 बजे तक हमने लगभग 3 ड्रोन गिरा दिए थे। अच्छा। तो उसके बाद ड्रोन का रिकवरी भी हुआ। ड्रोन रिकवरी करके फिर मेरा बैटरी कमांडर और वो सब आए, बोले गुड यार, गुड शूटिंग पवन, तूने बहुत अच्छा कर दिया। ड्रोन मिल गए, ये सब चीज़ें गिर गई। तो फिर हमने ड्रोन देखा तो हमको तो ये महसूस हुआ कि इस ड्रोन को क्यों मार रहे हैं? क्या उसमें कैमरे तो लगे थे, लेकिन वो ड्रोन चाइनीज़ ड्रोन 3000 4000 के ऑनलाइन मिलते हैं, उस टाइप के ड्रोन थे कुछ। तो बोला ठीक है, इसमें तो कुछ लेके आ नहीं सकता ये। हाँ, हो सकता है कि वो पिक्चर बना रहे हैं। तो पिक्चर ले रहे हैं तो चलो ठीक है हम गिरा रहे हैं, लेकिन मेरे को लगता था कि यार इसे ड्रोन से महंगा तो मेरा राउंड है, हम इसको गिरा रहे हैं। ठीक है। सुबह लगभग 4 बजे मैसेज मिलता है बैटरी कमांडर के द्वारा कि 132 या 34 किलोमीटर से 3 एयरक्राफ्ट उड़ के आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है, अभी तो एयरक्राफ्ट की बात आ गई। तो बोला ये 3 एयरक्राफ्ट अप्रोच कर रहे हैं आप। उस समय ऐसा फीलिंग आता है कि हाँ अब एक्चुअल में, क्योंकि नए लड़के हैं, उनको तो वो फ्री फायर खेल रहे हैं, उनको तो ड्रोन के ऊपर तो फायर करना है, तो क्योंकि वो तो अटैक कर नहीं रहा है। एयरक्राफ्ट आएगा तो वो अटैक करेगा, तो हाँ ऐसा लगता है कि अब लड़ाई लड़ी है। तो उसके बाद वो चीज़ें होने की, एयरफोर्स का भी रवैया बिल्कुल चेंज हो गया हमारी तरफ से। एयरफोर्स लगा कि भाई बचाएगी तो एडी बचाएगी अभी। फिर उनके उनके कमांडर्स, उनके जो बंदे हैं वो भी आके रात को ऐसे पूछने लगे कि भाई हाँ सर आपको कुछ रिक्वायरमेंट है बताओ, कुछ भी, कोई नहीं, बंकर खोद लो आप, मोर्चा खोद लो आप, कोई दिक्कत नहीं। जेसीबी भी लेके आ जाते थे बंदे, खाने के लिए पूछने लगे। उनका रवैया चेंज हो गया, ऐसा लगा कि एडी वार में आ गई अभी। और एक्चुअल में अगर एयरफोर्स अपना ऑपरेशन लॉन्च नहीं करता तो एडी हमारे ऊपर ही, यही बचा सकते हैं हम। उसके बाद फायरिंग शुरू हुई। सब एडी फायरिंग का उस समय भी मूवमेंट लगता था, जब इस समय रात को कभी ऐसा आता था कि भाई अभी फायरिंग होने वाली, या उधर से कुछ ड्रोन या यू कैब एयरक्राफ्ट लॉन्च हो रहे हैं, तो पूरी लाइटें ऑफ कर दी जाती थी। तो उस समय ऐसा महसूस होता था कि जैसे लाइट बंद होती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता था, लगता हाँ यार कुछ होने वाला है अभी। फिर गन की आवाज़ आती है, बंदों की आवाज़ आती है, हल्की हल्की। गन की भी हमारी पावर पे रहती है तो उसमें थोड़ी साउंड आती रहती है। तो फिर हम 3 दिन ऐसा था कि बंदों की गर्दन ऐसे और पूरी नज़र आसमान में। 3 नाइट के अंदर चौथे एक बंदा कभी पलक भी नहीं झपका। अगर बंदे को बोलो कि यार तू नया बंदा, चलो सो जा यार, 2 घंटे सो जा। नहीं नंबर 1 में इधर रहता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, सबका है कि बस देखते रहो देखते रहो। उस समय महसूस होता है कि वो उसका लाइट और तारे सब एक जैसे दिखते हैं। कभी कभी गन पे आप खड़े रहो तो गन का क्या होता है, मूवमेंट होता रहता है, आवाज़ करती है थोड़ी और वाइब्रेशन सी होती है। तारा भी लगता है कि चल रहा है। बोला सर वो देखो कुछ है। बोला नहीं यार नीचे उतर के देख। बोला नहीं वो मूवमेंट नहीं है उसमें, वो ऐसे ही है। तो ये सिस्टम था और सब जगह रहे, किसी को सोना नींद वो सब भूल गए थे। 3 रात बहुत होता है, दिन में सो नहीं सकते हैं, रात को सो नहीं सकते हैं, 3 रातों में। फिर लास्ट में ऐसा होता कभी कभी पलक झपक जाती है अपने आप। बोले नहीं यार ये कुछ हो रहा अभी बहुत सालों बाद मौका मिला है। अभी ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। फिर उसके बाद 10 तारीख को सुबह लगभग 4 बजे मैसेज मिलता है TWCC से कि 3 एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और आपकी तरफ। कहाँ से मैसेज मिलता है सर? TWCC एक सब होता है, वेपन कंट्रोल सेंटर होता है हमारा, एयरफोर्स के अंदर एक बेस बना होता है जिसके अंदर TWCC। जी सर। उस समय सब मैसेज इतना क्लियर था हमारे पास। TWCC जो मैसेज आते थे, हमारी वहाँ पे एक बैटरी कमांडर मेजर सीमा नायर बैठी थी और 3 रात तक वो हमारे साथ बिल्कुल 1 सेकंड भी सोना नहीं है। और हर समय कभी भी आप मैसेज करो, फ़ोन करो, सब कुछ हमारे लिए। हाँ बोला रेडी रहो BHM, और सीधा नाम से बुलाती है सबको, क्योंकि वो 3-4 साल से हमारे बैटरी कमांडर सब बंदों के सबके नाम, सेक्शन में कौन कौन है, कौन गनर है, कौन सेक्शन कमांडर, सब कुछ पता है सबको, सारा याद है। और बिल्कुल एक एक चीज़ एक एक बंदे का नाम से बुलाती। भाई तेरे आर्क में आ रहा है, इतनी डिग्री इतने डिस्टेंस पे है, और हर चीज़ और क्लियर मैसेज और आदेश बिल्कुल क्लियर। ये नहीं कि यार देखना ठीक है सोच लो फायर करना, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा वेपन फ्री है, फायर करो।
मतलब लड़ाई के समय जो चाहिए कि बिल्कुल। क्लियर डायरेक्शन, कोई और कंफ्यूजन कितना भी नहीं। आपको जो करना है, आप नंबर 1 है तो वो फायर कर, बोला देखना नहीं, कुछ सोचना नहीं, मैं पीछे बैठी हूँ, मैं बताऊंगी जो भी करना है। और उसके बाद उतना क्लियर था कि हमारे एयरक्राफ्ट कोई भी उड़ नहीं रहे हैं, कुछ भी दिखता है तो समझ लेना कि एनिमी का है, आप फायर करो सीधा। ना ठीक है साहब, ओके। हम उसके फायर करते रहे। उसके बाद साहब हमको जब मैसेज मिला कि 3 एयरक्राफ्ट आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, अभी दूरी लगभग 132 किलोमीटर के करीब है और रेडी हो सकता है कि आईबी की तरफ आए। तभी एक इंसिडेंट होता है कि एक मिसाइल आके, रॉकेट है, मिसाइल आके हमारे गन के लगभग 50 मीटर दूरी पे गिरता है। मिसाइल हाँ साहब। इसका बहुत बड़ा साहब, आप लोग को पता नहीं चला? नहीं, मिसाइल क्या है साहब, छोटा मिसाइल है। दूसरा चीज़ स्पीड इतना है, एक लाइट सी दिखती है बस, और एक लाइट दिखी, हल्का इंगेज भी नहीं हो पाता। रडार भी ये था कि देखना कुछ दिखा क्या, बस इतने में आके वो गिर जाता है। उसके बाद नुकसान नहीं होता कोई, और छोटा इम्पैक्ट था कितना उसका। दूर बताया आपने? 50 मीटर? 55 मिनट पे। लेकिन उसके पीछे एक बिल्डिंग है, हमारे गन के पीछे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे हैंगर है, उसके पीछे गिरता है वो। फिर वो गनर दोनों वो करते हैं, सर क्या हुआ, क्या कुछ बहुत बड़ा विस्फोट सा आवाज़ है। कुछ नहीं हुआ, अरे फायर किया इधर से, मिसाइल फायर किया एयरफोर्स ने। तो बोला सर इतना आवाज़ फटने का नहीं है, मिसाइल फायर देखा तूने, मिसाइल फायर होता है ऐसे आवाज़ आता है, बहुत बड़ा मिसाइल फायर किया है इन्होंने। तो बोला ठीक है सर। फिर हम अपना लग जाते हैं एंगेजमेंट में। मेरे को पता है कि मिसाइल गिरी है, इनको अभी बताऊंगा, एक तो स्ट्रेंथ है हमारे पास और पैनिक ना हो जाए कोई। गनर मेरे बिल्कुल इतना बूस्टअप थे कि वो बस हर कुछ भी दिखता है सर फायर कर दूँ, बिल्कुल रेडी रहते हैं। जब मिसाइल गिरने का बताता तो थोड़ा हो सकता है कोई पैनिक हो, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमको फिर अब दूरियाँ धीरे-धीरे कम होती गई, 130 से 128, 20, 100, 80, 70। उसके बाद साहब फिर हो गया कि भाई अब तो लग रहा है कि अगर 70-80 किलोमीटर पे आ चुके हैं, तो इसका मतलब आएँगे पक्का, तो रेडी हो जाओ सभी। तो मेरा एक नंबर 3 है जो लांस नायक त्यागी था, उसने बोला सर बहुत अच्छा मौका, आप तो मारेंगे कुछ भी, पहले आना बताना, उससे पहले फायर शुरू कर देंगे। सर 16 राउंड लोड कर देते हैं। उसके बाद लगभग 4:20 पे लगभग 40 किलोमीटर तक मैसेज मिला हमको भाई स्ट्रेंथ 4 है उनकी, 3 नहीं है 4 है, उनके आगे एक छोटा भी कुछ आ रहा है। तो वो थोड़ा आगे है, उसको पहले एंगेज करना है, उसके पीछे एयरक्राफ्ट आ रहा है। तो आईबी लगभग वहाँ से मेरे पठानकोट एयरबेस से 30 से 32 किलोमीटर है, और 40 किलोमीटर के बाद वो टर्न कर जाते हैं एयरक्राफ्ट। हाँ। तो बोला ठीक है, स्पीड तो है लेकिन थोड़ा डाउन में आ रही है स्पीड, इतनी एयरक्राफ्ट तरफ फास्ट स्पीड नहीं आ रही है। तो फिर वो काउंटिंग शुरू हो गई, 20 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ऐसे आना शुरू हो गया नज़दीक में। बोला भाई अभी अंधेरा है, दूसरी बात कि कोई सेक्शन फायर नहीं कर रहा है, और आप तेरी गन अकेले ऑन है, तो देखना तेरे ही बिल्कुल आर्क में आ रहा है सीधा। ठीक है साहब। अब मैं रेडी हो गया था, गनर भी एक्साइटेड थे, और फिर मैंने बोला लोड कर दो, तुम राउंड लोड करो और पूरा 16 राउंड लोड कर दो एक बार में। तो गन में सिस्टम है कि आप 8 राउंड करते हैं, 10 राउंड करते हैं आप इमरजेंसी आमनेशन रैक होता है, उसको उठा के चाहे तो 16 राउंड एक साथ लोड कर सकते हो आप। फिर क्या हो, ट्रिगर दबाते रहो, एक साथ निकलता जाएगा फायर, फिर लोडिंग करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 16 कर सकते हैं, मैं ऐसे समझने के लिए पूछ रहा हूँ, तो आप 8 क्यों करते हैं? क्या इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि राउंड की क्वांटिटी, आप जैसे कि साहब एक ड्रोन आ रहा है, अभी जितना राउंड लोड है, तो नंबर 3 जब एक्साइटेड होकर दबाता है ना उसको, ट्रिगर को, ठक से तो निकल फिर वो जाता है। दिखता नहीं है कि वो, एक तो इतनी हाई रेट फायर वाली गन है, 1 मिनट में पहले बताया 300 राउंड एक मिनट में फायर कर सकते हो, इतनी हाई रेटेड फायर है उसका कि वो फिर वो दबाता जाता है एक्साइटेड, उसको रोकना पड़ता है, भाई रुक जा, क्यों बिना मतलब, एक क्या एक ब्रस्ट 2 ब्रस्ट मारता है, उसके बाद धूल हो जाता है। और सिस्टम नंबर उनको भी देखना चाहिए कि एक्चुअल में जो वो फायर कर रहा है, तो वो फायर इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको दिख रहा है, उसको दिखता नहीं है उतना, क्यों फायर करने के बाद फिर उसका पूरा निगाह जो पूरी ध्यान उसका साइड के अंदर रहती है कि उसमें देख के फायर कर रहा हो, वो बाहर उतना देखता नहीं है उसका राउंड कहाँ जा रहा है। उसके बाद उसको बताना पड़ता है, बार बार पीठ पे ठोकना पड़ता है कि ये थोड़ा राइट लेफ्ट, ठीक है, टच लेफ्ट टच राइट, ऐसे करके देखना पड़ता है उसको। तो इसलिए मैं अक्सर, हम नंबर 1 क्या करता है, पूरा एक साथ राउंड लोड नहीं कराता है, क्योंकि एक तो रडार पे फायर होता है, तो वही सिस्टम है, रडार पे नंबर 3 बैठा है, उसको दिख नहीं रहा है गन पे क्या हो रहा है, और वो सीधा फायर कर रहा है, वो ट्रिगर दबाया जा रहा है, इधर से गन से गोले निकलते जा रहे हैं, हम गनर लोड करके परेशान हो रहे हैं। ओके, फायर रडार से होता है? हाँ, मतलब जो आरपीसी पे सेक्शन जो होता है साहब, जैसे मेरा तो एलपीसी पे था, लोकल पावर कंट्रोल पे मेरी गन मेरे हैंड पे थी, मेरे हाथ में थी। ओके, लोकल पावर कंट्रोल। जी सर। लेकिन जो आरपीसी पे होता है, रडार पावर कंट्रोल पे गन होती है, उसमें सारा सिस्टम फायरिंग जो होती है वो रडार से होता है। आप बस लोड करेंगे हमारा काम है लोड करना, और रडार में जो बैठा है देख रहा है। वो फायर कर रहा है, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है, थोड़ा रडार उसके साथ में है, और उसके जो सिस्टम देखने के ज़्यादा है, तो एक्यूरेट फायर थोड़ा अच्छा होता है, और ज़्यादा दूर तक भी दे सकता है रडार हमसे। तो इसलिए क्या होता है, आरपीसी में फायर इफेक्टिव, लेकिन
उसमें सिस्टम हमारे पास भी होता है कि अगर रडार वाला भी उल्टा फायर कर रहा है तो हम उसको वहाँ से भी रोक सकते हैं। गन के ऊपर से हम उसको रोक लेते हैं कि यार तो फालतू फायर राउंड फूके जा रहा है, बटन दबाओ, फायर रुक जाता है। तो फिर वो उसके बाद हमने रेडी हो गए थे बिल्कुल यूवी कैब जब 4 किलोमीटर के रेंज के अंदर आ गया, और उसके बाद हमको फिर फायर का वेपन फ्री हो अभी गया। अभी तक 4 आ रहे थे एक साथ। नहीं, 4 आ रहे थे, 3 तो वापस चले 3 गए। वापस चले गए 40 एयरक्राफ्ट किलोमीटर जो से। थे, एयरक्राफ्ट वापस चले गए। एयरक्राफ्ट भी आ रहे थे, उसके आड़ में एयरक्राफ्ट आ रहे थे, लेकिन इनको लगा जब कि ये फायर हो सकता है या फायर 870 की पूरा सेक्शन फायर कर रहा है, तो उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उनके एयरक्राफ्ट वापस चले गए। लेकिन ये यूवी कैब था वो हमारी तरफ बढ़ रहा था, और उसमें क्या था, लगभग 9 केजी 8 केजी का वो पेलमेट बांध के आता है। उसकी पावर उतनी है कि 8 केजी 5 केजी का एक बॉम्ब पेलोड लेके आता है, और वो कहीं भी आगे हिट करेगा और वहाँ पे क्रेटर या छोटा मोटा गड्ढा बना देगा। अगर हम एयरबेस की हम उस पर बैठे हैं तो वहाँ पे जितने भी एसेट्स हमारे बहुत ही मतलब, एक हैंगर में एक एयरक्राफ्ट खड़ा है तो कितना उसके पास वो चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के सिलसिले में जितनी भी छोटी छोटी भी जगह है उनका भी बहुत ज़्यादा मायने है लड़ाई के अंदर। तो हमको ये था कि बस कि ये अंदर नहीं आना चाहिए। तो उस समय तो मैं पता किसी को भी नहीं था कि एक्चुअल में है क्या चीज़, बस ये कि एयरक्राफ्ट से छोटा कुछ है जो हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद आदेश हो जाता है फ्री, वेपन फ्री है भाई, आप रेडी रहो, जैसे आपके रेंज में आता है फायर शुरू कर देना, नज़दीक नहीं आने देना है उसको। स्पीड कम होने से हमको लग गया था एयरक्राफ्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन देखते हैं अभी क्या है, क्योंकि उससे पहले कभी ये सब चीज़ों पे हमने फायर तो किया नहीं था। उसके बाद जब 3 किलोमीटर रेंज में आया तब फिर एक लाइट हल्की सी दिखी, और मैं नंबर 3 को बोला कि भाई अब फायर करते हैं, एक ब्रस्ट मार। तो उसने एक ब्रस्ट मारा, राउंड लेफ्ट गया। फिर मैंने बोला नहीं, 2 का ब्रस्ट मारना, एक ब्रस्ट में हमारा 3 राउंड निकलता है। और राउंड का ट्रेसर राउंड होने के कारण से नाइट के अंदर जब राउंड ट्रेवल करता है तो दिखता है कि किस दूरी पे कितने एंगल पे जा रहा है वो। तो फिर मैं उसको बोला नहीं तू रुक, हैंडल घुमाया, मैं बोला थोड़ा सा और राइट करके एक पे 2 ब्रस्ट मारना। तब तक वो हमारे कौन लगभग मार रहा था? नंबर 3 था मेरा बैठा हुआ, कौन? एक क्षितिज त्यागी करके लड़का है हमारा, यूपी का है, बहुत ही मतलब पावरफुल माइंड से और बॉडी से भी बहुत पावरफुल लड़का है वो। और वो एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो डेट होती है, इसीलिए बोला जाता है एडी के अंदर जो आपका डेट है 6 का डेट जो हमारी रहती है, वो जब पोस्टिंग आता है उसके बाद से वो नंबर 1 उसको मिल जाता है, फिर वो छोड़ता नहीं है उसको, परमानेंट हम साथ में रहते हैं। एक दूसरे के घर के बारे में, एक दूसरे के बारे में, ये बंदा कैसा है, इसकी कमी क्या है, इसकी अच्छाई क्या है, वो हमको सारों को पता रहती है। और वो अंडर कंट्रोल रहते हैं हमेशा नंबर 1 के। कभी भी छुट्टी जानी है, कभी कहीं भी जाना है तो नंबर 1 से पूछा जाएगा, उसके बाद ही वो बंदा कहीं जाता है। तो मेरे साथ ही परमानेंट बनते हैं। अभी अग्निवीर मिक्सअप हुए तो अग्निवीर भी उसमें क्या था कि कुछ होता है सिस्टम, लोगों का नंबर 1 कोई ऐसा होता है जिसके पास सारे जाने चाहते हैं, तो सबको भेज नहीं सकते। बोला इसमें बीएचएम है, अरे चलो स्पोर्ट्समैन है, अच्छा बीएचएम में मैं जाना सारी करना शुरू कर देते। मैं नहीं कोई बात नहीं, 3 ही बंदे रह सकते हैं हमारे, 3 बंदे रहो। तो उसके बाद हमने फायर किया था, और वो जैसे गोला हिट हुआ मेरा तो बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ उसके अंदर। जब वो हवा में ब्लास्ट हुआ, हवा में ब्लास्ट हो गया, वो लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ। तब इनको लगा नंबर 1 क्या था, ये तो बहुत बड़ा, हमारा गोला तो फटेगा तो इतना तो वो नहीं होता है। बोला नहीं, वो हिट हो गया कैब के ऊपर। और एक्चुअल में तब पता चला, मेरे तो कुछ पहले भी हम पढ़ाई करते रहते थे उसमें, बोला कि ये भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो दूसरे वार भी चल रहे हैं रसिया के, और उस पर भी नज़र थी हमारी। बोला अभी तो सिस्टम आ गया, ड्रोन सिस्टम ही चलेंगे हर जगह, जो अदर और कंट्री के वारफेयर में लगाए जा रहे हैं, कभी ड्रोन आ रहे हैं, कैब आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो वही सिस्टम है हमारे पास भी। बोला वही आ रहा है, पक्का ड्रोन नहीं है, कैब है, और उसके पास पेलमेट थे और वो फटा, इसलिए इतना साउंड हुआ। उसके बाद फिर क्यूआरटी आई, और क्यूआरटी ने जाके उसको रिकवर किया। बैटरी कमांडर तुरंत भाग के आई मेरे पास, बोली यार गुड़साबाज तूने गिरा दिया कैब है, रिकवर भी हो गया, उसका बॉडी पार्ट सारे मिल गए हैं, तो मोटर और उसके विंग मिल गए। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह कमांडर साहब आए और विंग कमांडर साहब आए। कमांडर साहब बोले कि भाई बहुत गुड, सीओ साहब ने काफ़ी वो किया कि ये सारे स्पोर्ट्समैन है सर, मेरे को पता था कि ये कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। कमांडर साहब बोले डांट मारा, देखो फ़ायदा हो गया उसका। तो उसके बाद काफ़ी अप्रिशिएट किए गए। विंग कमांडर साहब ने कुछ प्राइज़ वाइज दिए हमको वहाँ पे, एयरफोर्स का जो भी मोमेंटो और वो सब चीज़ें होते हैं। फिर अगले दिन आर्मी चीफ साहब भी आए मेरे गन पे, और आके मेरे को काफ़ी वो किया। बोला ठीक है, आप सीएचएम हो के, अगर बीएचएम हो के गन पे थे तो बहुत अच्छी बात है, आपने 2-3 टारगेट गिरा दिए। और एक्चुअल में था कि आपके जितने भी टारगेट आपने डिस्ट्रॉय किए, एयरफील्ड को बचाया, दूसरा चीज़ आपके सारे रिकवरी हुए, तो काफ़ी अच्छा रहा। आपकी तरफ से कोई भी टारगेट हमारे एयरबेस के ऊपर आ नहीं पाया, तो उसके लिए बहुत बहुत वो था। उसमें था कि वो जो मेरी सबसे बड़ा तो मेरा डेट था, वो काफ़ी ऐसे बंदे थे। एक समय तो जब विंग कमांडर साहब और वो प्राइज़ दे के हमको
निकल ही रहे थे, दिन का टाइम था। उसके बाद मिसाइल फायर हुई और वहाँ से आके हमारे लगभग 501 किलोमीटर दूरी पे 3 मिसाइल गिरी। 500 500 एयरबेस से लगभग 500 या 1 किलोमीटर के रेंज में 500 मीटर। पहाड़ी के ऊपर 3 मिसाइलें गिरी दिन के टाइम। तो हमको आदेश मिला कि सारे अंडरग्राउंड हो जाओ, बंकर में जाओ सभी। तो मैं बोला कि भाई गन तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर बंकर पे गिरती है मिसाइल तब भी मरेंगे और गन पे रहेंगे तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। गन पे कम से कम शील्ड तो लगी हुई है, और गन ही छोड़ दिए तो फिर क्या मतलब है। तो उनको बोलता हूँ कि तू जाओ बंकर में जाओ। नहीं नहीं सर, आप नहीं जाओगे तो हम भी नहीं जाएंगे बोला। उसके बाद बैटरी कमांडर फिर जिप्सी लेके आती है वापस। ठीक है, बोला यार तुमको बोल रहे तुम गन क्यों नहीं छोड़ रहे हो। बोला साहब गन क्यों छोड़े हम, अगर गन छोड़ के चले गए और फायर हो गया बीच में या एयरक्राफ्ट आ गया कुछ आ गया तो बोला तुम पागल हो, तुम ठीक है यहीं रहो। बाकी बैठे रहे। फिर उसके बाद फिर अगले दिन सब दिन में पूरा शांति रहा। फिर काफ़ी लोगों ने जिसको पता चला सब आए हमारे गन के ऊपर और काफ़ी अप्रिशिएट किया कि भाई ड्रोन और यूवी कैप तुमने गिराया। अगर ये गिरता एयरबेस के ऊपर तो बहुत सारा कुछ हो सकता था। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट दिन से वही कार्रवाई, लास्ट दिन था हमारे। फिर बाद में पता चला कि अभी सीज़ फायर कुछ बातें चल रही होने वाला है, और लास्ट में फिर सीज़ फायर हो गया सब। और हमारी जो दिल की इच्छा थी एयरक्राफ्ट गिराने वाली वो दिल में रह गई, और बातें वही करते रहे कि यार अब फिर 1 साल सर्विस बची, अब पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरह खुशी भी हुई जब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने बोला कि भाई हमारा सिंदूर ऑपरेशन बंद नहीं है, अभी सिंदूर चल रहा है। तो हम बोले हो सकता है 1 साल में फिर दोबारा मौका मिले ताकि हम एयरक्राफ्ट की जो गिराने की हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए। नहीं, बट आपकी ख्वाहिशें अच्छी हैं, लेकिन जो आपने किया है कमेंडेबल है। इनफैक्ट इसीलिए आपको अवार्ड भी मिला है। यूकैफ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जो आकर के एक्चुअली, और आप सोचिए अगर उस दिन आपने नहीं गिराया होता और उसने आकर के कुछ भी आसपास हो सकता है कि नहीं ग्राउंड पे जाकर के कहीं ब्लास्ट हो जाता, उसके सैटेलाइट इमेजेस दिखा करके पाकिस्तान वहां से बड़े सारे क्लेम कर रहे होते हैं। हाँ, पठानकोट एयरबेस पे अटैक कर दिया, हमने पठानकोट एयरबेस बंद कर दिया। सो आपके एक ये जो एक्शन है कितना इम्पोर्टेंट एट ए नेशनल लेवल इम्पोर्टेंट रहा है। एंड हमें बहुत फ़ख्र है, सिर्फ आपका नहीं, आपके शुरुआत से आप छुट्टी छोड़ करके आए, आप BHM होकर के भी आप गन पे गए, है कि नहीं। ये होता है स्पिरिट, ये है देश के आर्मी का स्पिरिट। सो और गन छोड़ के नहीं गए, गन छोड़ करके नहीं गए, आपको आदेश दिया गया उसके बाद में भी, जबकि आपके आसपास मिसाइल्स गिर रहे थे। सो तो ये फौज में आपके पूरे मोहल्ले से शायद आप अकेले हैं। जी साहब, फौज में क्या मेरा गांव है गाजीपुर में, तो बहुत फौजी मिलेंगे, लेकिन जो मेरा गांव है एक्चुअल में 3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है। सब गांव का नाम क्या है आपके? गांव का नाम सब मेरे भुजंगुआ है, और 3 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया पे एक गांव है जिसके अंदर राजपूतों का एक बहुत बड़ा गांव है सब। लेकिन फैशन हमारा जो कि आर्मी में जाने का है नहीं। बहुत सारे अधिकारी मिलेंगे, IAS मिलेंगे, PCS मिलेंगे, लेकिन कोई आर्मी में, मैं 2003 में भर्ती होना पहला जवान था उस गाँव में, उस गाँव से। जी सर। और सारे बोलते थे, बोला यार तू, मतलब किसी को वो नहीं होता था कि सुबह सुबह उठ के दौड़ता है, क्या है इसको, पागल है, ये से करता है, पता नहीं क्यों। और गांव का जो एरिया है सब, उसमें क्या है, सुबह भोर में उठ के जाना, थोड़ा अंधेरा रहता है, जंगल एरिया है या कुछ नदी गांव के बगल से बहती है। सबको लगता था यार ये क्या करता है, सुबह सुबह उठ के जाता है, दौड़ता है डेली। और मेरे को इतना धुन थी, कुछ बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट भी उसमें शामिल हो गए। मेरी भर्ती के मतलब इंटरेस्ट बढ़ गया कुछ, इसलिए कि पढ़ाई करता था साहब मैं उस समय, कुछ दोस्ती थी किसी लड़की के साथ। फिर हुआ कि शादी करना है, तो 10वीं 12वीं के बाद कौन देता है ऐसे शादी करने के लिए। इतनी सर्विस, घर में ये था कि तू जॉब कर ले और तेरी जहाँ दिल करता है शादी कर ले। तो ये हुआ कि भाई क्या करें, चलो आर्मी में जाना है, यही है एक जरिया कि अब आर्मी में तो जाना ही जाना है, ये तो सपना देख रखे हैं। अच्छा हुआ कि जल्दी इसमें भर्ती हो जाओ और फिर जो करना कर सकते हैं। और मैं भर्ती होके 2003 में गोरखपुर से भर्ती हुआ था, बनारस BRO से। और मैं गया, भर्ती का जो रिजल्ट आया तो देखने के लिए BRO में बनारस, तो वहाँ लिस्ट लगी थी और मेरा नाम लिखा हुआ था। सेंटर का दिया था नासिक सेंटर, और उसमें लिखा था DMT, ट्रेड के साथ लिखा हुआ था। क्या होता है DMT? मेरे को पता नहीं था कि एक्चुअल में DMT होता क्या है। फिर काफ़ी लोगों से उधर पूछा भी, तो बोला यार पता नहीं, हो तो जाने के बाद ही सेंटर में मालूम चलेगा। मैं चला गया। फिर 2003 मार्च में होली के 2 दिन पहले हमको डिस्पैच किया गया और हम गए नासिक सेंटर। वहाँ पहुँचे तो वहाँ का माहौल, फर्स्ट दिन था सब,
अंदर गए तो हमको एक उस्ताद आते हैं और सिंगल लाइन में सबका बैग चेक होता है। बैग लेके फिर हम जाते हैं RRDC सेंटर के अंदर, और वहाँ पे वहाँ की कार्रवाई जो होती है कि भाई ड्रेस चेंज करो, पेट कैंटीन में जाओ, बकेट वकेट सब लेके आओ। उसके बाद फिर अगले दिन कटिंग सबसे। तो मेरे बचपन की आप फ़ोटो देखेंगे, मेरे बाल बहुत शौक था मेरे को बाल तो अगले दिन पूरे बाल काट दिए जाते हैं। लगता है यार क्या कर रहे हैं ये लोग। और वो समय क्या था, 2003 में इतनी इलेक्ट्रिक वाले सिस्टम नहीं थे, तो सब वो एक ऐसे करके आता है, हैच काटते उस टाइप की हाँ, मशीन आती थी। मशीन आती थी। उसको लगा के ऐसे ऐसे काटता था, वो पकड़ लेती थी कभी कभी बहुत उसमें। फिर उसको काटता है बाल को और बकेट ले जाता है, फिर साफ सफाई करो, लाइन में सो जाओ, ये सब चीज़ें। हाफ पैंट पहना देते हैं और बाल कटिंग हो जाता है। अजीब सा दिखते हैं, सारे एक दूसरे को देखते रहते हैं। और लगभग बनारस BRO से हम लोग 40 लोग गए थे। उसमें मेरे डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 14 बंदे थे, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के 14 बंदे एक साथ थे हम लोग। तो जानता नहीं किसी को, फिर भी धीरे धीरे दोस्ती होती गई लोगों की। और वहाँ पे उस्ताद मिले, वो शायद लाइफ टाइम, अभी 23 साल हो गया मेरे को, उनकी हर एक बातें याद है और शायद लाइफ टाइम याद रहे कि वो बातें कैसे करते थे और क्या बोलते थे। सुबह उठाना, फाइल करना, 29 पोजीशन कर देना। बोला हमको तो पता नहीं है। तो जो पुराने बंदे थे वो दिखा दे के हंसते थे, बोलते ऐसे नहीं करना, ऐसे बताता हूँ कैसे करना वो। ठीक है, 29 पोजीशन क्या है 29 पोजीशन? 29 पोजीशन साहब एक एक्सरसाइज है आर्मी की, जिसमें क्या करते हैं, पहले बोलता था उस्ताद, उसकी एक लैंग्वेज मेरे को याद है। बैंड पोजीशन, सारे बैंड हो गए। सर को धीरे से ज़मीन पे लगाओ, दोनों हाथों को फ्री करते हुए देवलाली के ऊपर रखो, हाथ को दोनों फ्री करना और पीछे रख देना है। दिस इज 29 पोजीशन। हमें इंडिया में महाराजा महाराजा बोलते थे। WTI थे एक उस्ताद जिनको डिटेलमेंट थी, और वो पूरा जो सिचुएशन और जो उनका बोलने का तरीका था वो सिर्फ उसी उस्ताद के भाषा में बोला करते थे। झाड़ू को ऐसे पकड़ो, चारों उंगलियां बाहर से, अंगूठा अंदर से, झाड़ू को मजबूत पकड़े, फ्लैट पे जमीन पे फ्लैट लगाया, इस प्रकार से मारे, ये ऐसे करते। वो सब चीज़ें 23 साल से बिल्कुल मतलब 5 दिन रहे हम लोग RRDC में, लेकिन 5 दिन के अंदर वो सारी बातें बिल्कुल दिमाग में ऐसे बैठ गई कि रात को भी होता था, सुबह भी होता था। उस्ताद का काम है सुबह आना और सीधा वही करना, क्योंकि डेली नए बंदे आते रहते थे, हमको रूटीन में लाना है। उसके बाद 2 उस्ताद मिले जो हमारे उस समय क्या सेक्शन में बांट दिए जाते थे। उसके बाद 2 हमारे इंचार्ज होते थे जो पूरी ट्रेनिंग का जिम्मेदारी उनके ऊपर होता था। और उनको मैं याद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे 2 केरला के हमारे उस्ताद थे, दामोदर सर और एक सतीश सर। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमको वहाँ पे ट्रेनिंग का हर चीज़ सिखाया। गेम स्पोर्ट्समैन था मैं, इसलिए ज़्यादा ट्रेनिंग गेम में निकल गई, क्योंकि गेम वालों को क्या होता है, ट्रेनिंग से थोड़ा अलग कर देते हैं और उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है खाने पीने हर चीज़ की। तो हमको लगा कि चलो ठीक है यार, गेम खेलते हैं, अच्छा रहेगा इसमें। तो उसमें निकल गए गेम में। लेकिन दिक्कत शुरू हुई साहब, ट्रेनिंग का लगभग 2 हफ्ता 3 हफ्ता बच गया था मेरा बेसिक ट्रेनिंग का। उसके बाद क्या था कि उसमें फ़ोन नहीं थे हमारे पास, लेटर लिखा करते थे हम लोग। तो उस्ताद बैठते थे डेली और बोलते थे कि डेली रात को बैठना है और सबको लेटर लिखना है। एक दिन सिस्टर को लिखना है, एक दिन मदर को लिखना है, एक दिन लवर को लिखना है। तो हम लोग लेटर लिखते थे और लेटर लिख के फिर पोस्ट करते थे। उस समय एक STD PCO होता था, लेकिन लंबी लाइन लगती थी, इसलिए हम जा नहीं पाते थे, टाइम उतना मिलता नहीं था। और PCO में कभी जाओ तो फिर 1 घंटे वेस्ट हो जाते थे, फिर घर वालों को फ़ोन करो, बुलाओ, फिर ये सब चीज़ें होती थी। उसके बाद साहब ट्रेनिंग शुरू हुई, 2 हफ्ते मेरे बच गए थे। उसके बाद एक फिर बम फटा कि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसकी शादी की बात आ गई। उनके घर वाले शादी कर रहे थे, उनका प्रेशर था कि अब नहीं, अब तुम आ जाओ, नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं बोला अभी कि 2 हफ्ते बचे हैं ट्रेनिंग के। अभी बचे हैं साहब। मैं बोला अभी छोड़ देता हूँ ट्रेनिंग और चलता हूँ अब घर। अब तो देख, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं बोला और फिर फौज ज्वाइन किया था उनके लिए। अभी फिर मैं बोला कि साहब फिर एक बार बात कर लेता हूँ पहले। उस्ताद को बताया, उस्ताद बोला यार ये तो बहुत ख़राब मसला है, जाने नहीं देंगे तेरे को, फिर ये बाहर कर देंगे, तेरा ट्रेनिंग भी पूरा नहीं हुआ, बेसिक भी नहीं हुआ तेरा। फिर बोले ठीक है बात करते हैं। RHM के पास गया, फिर उसने मेरे को SM साहब के पास ले गए। SM साहब ने 2-4 डांट उट मारी। उसके बाद फिर बोला SM साहब कोई नहीं, चल तेरे को कमांडेंट से मिलाता हूँ। तो उसमें क्या है साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब होते थे हमारे CO। तो राजीव खन्ना साहब मेरे CO थे, उनके पास लेके गए। बोला भाई कमांडेंट के पास जाने से पहले तो पहले मेरे को मिलाओ, इसको मैं टाइट करता हूँ। ये बोला तो कैसा सिपाही बनेगा रे, तो अभी से भाग रहा है। बोला साहब सिपाही तो एक्चुअली मैं बताऊँगा, जिस दिन बनूंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये चीज़ें हैं जिसके लिए मैं भर्ती होके आया था एक्चुअल में, थोड़ा सा वो भी है, एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ मेरा। तो अगर हो जाए तो अब मेहरबानी होगी, आपको याद रखूँगा लाइफ टाइम। तो बोला ठीक है मैं कमांडेंट से मिलाता हूँ। कमांडेंट से साहब हुआ तो स्पोर्ट्समैन था, काफ़ी अच्छा उसका फ़ायदा हुआ मेरे को।
ताकि हम हमेशा क्या है फुटबॉल बास्केटबॉल ये सब टीमों में रहा करते थे, खेलने के लिए जाते थे सेंटरों में। तो साहब बोला ठीक है पर इसको मतलब सारे उस्ताद ने भी बोला कि सर इसका ट्रेनिंग का वो दिखाओ क्या क्या है। तो सर सब में एक्सीलेंट है, अच्छा है सब कुछ, रनिंग अच्छी है, ड्रिल में भी एनसीसी किया हुआ तो इसका ड्रिल भी बहुत अच्छा है, हम मैनेज कर लेंगे सर आप छोड़ दोगे तो बोला ठीक है ऐसा। फिर इस सिंडन कमांडेंट ने बहुत मेहरबानी की, मेरे को छोड़ दिया और बोला कि जब आपके साथ वाले रिक्रूट लिप जाएंगे और वापस आएंगे तो आप उनके साथ में ज्वाइन करके आ जाना, नहीं आओगे तो ये सबकी जिम्मेदारी बनेगी, हम सब फंसेंगे। बोला ठीक है साहब एक बार भेज दो, मैं पक्का आ जाऊँगा 100%। अलाउड नहीं है ये करना, बट तो सब ने से अलाउ किया साहब मेरे को। शायद आपके रिकॉर्ड्स अच्छे थे और बोले कि ये मतलब शायद मैं भी सेंटर कमांडेंट हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को इसे देखा हुआ, पहली बार कोई ऐसा जवान है जिसको हम इसे अलाउ करके भेज रहे हैं और ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो जा रहा है ठीक है लेकिन वापस आने पक्का, नहीं तेरे घर पे आएंगे। बोला आपके कमांडेंट साहब काफ़ी अच्छे रहे होंगे। तो बहुत अच्छा साहब। फिर मैं गया घर पे और फिर मैंने शादी की और मंदिर में जाके और फिर वापस मैं ट्रेनिंग में आया और हर जगह वो चीज़ें पूछी जाती थी। सेंट्रल कमांडेंट साहब या सीओ साहब कहीं भी मिलते थे, बोलते हाँ भाई तू कर लिया ना अपना, आपको जो हम बोलते हैं वो करना है, ट्रॉफी चाहिए, गेम चाहिए, फायरिंग चाहिए, हर चीज़ में। फिर हमने अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और यूनिट में फर्स्ट पोस्टिंग लुधियाना में आया सब ट्रेनिंग ख़त्म करके। लुधियाना से फिर हमने 7 साल वहाँ पे गेम खेलते रहे और लुधियाना में ऐसे टाइम निकल गया, फिर लास्ट में वो चीज़ें सोच के आया था वो ख़त्म हो गया। एडी में कुछ होता था, हम ट्रेनिंग करते थे दिन में, लेकिन फिर क्या करेंगे रिप्लाई, और गेम वाला था तो कोई आरआर जाने के लिए, एलसी जाने के लिए भी कोई नहीं भेजता था, नहीं तू नहीं जाएगा तो भाग जा। बोला एक बार बैटरी कमांडर थे, मैं जाके उनके ऑफिस में खड़ा ही हो गया, मैं जाऊँगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा इस फौज में, अगर मेरे को आरआर भेजो आप। बोलते हैं कि मैं आरआर काट के आया हूँ और मैंने जो वहाँ पे सिचुएशन देखी है, तुम यहाँ रेजिमेंट में तो स्टार बन के घूमता है ट्रैक सूट पहन के, लोअर पहन के, बोला कोई पूछता नहीं है तेरे को वहाँ क्या होता है, मैं तेरे को बताता हूँ। तो बहुत ज़्यादा फिर सामने समझाने लगे, मैं अफसर हूँ, मैं देख ये झिल के आऊँ, मैं यहाँ पे लगी है, देख मेरे को यहाँ पे पिस्सू घुस गया था, काट लिया था, वो हो गया था, ये हो गया था, तो तेरे को तो मैं भेजूँगा ना भाई। तो साहब ने भेजा नहीं, 3 साल निकल गए, फिर हम थोड़ा सीनियर हो गए, बीच में फिर फैमिली मेम्बर होने के बाद थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गया चीज़ें, तो आरआर और एलसी काट नहीं पाया। मौका मिला सिंदूर में, जिसका हमने बोला कि अब ये शायद सर्विस खत्म होते लास्ट मौका है, इसको कैसे भी अब तो जाने नहीं देंगे। भगवान ने याद रखा कि एक मौका दिया जाएगा। तो इसको जाने नहीं जाएगा। अभी भी साहब यूनिट फील्ड एरिया में है, काम तो नहीं मिलता है हमको वो, लेकिन मैं भरसक प्रयास करता हूँ, मेरे को जहाँ भी मौका मिलता है कि मैं सोचता हूँ मैं चला जाऊँ। कहीं भी एक जवान कम होगा तो बोलता है मैं चलता हूँ, राइफल लेके मैं चला जाता हूँ। वो बोलते हैं सारे तू क्यों जाता है, सीएचएम में क्यूआरटी में जा रहा है, तू तंगधार क्यों जा रहा है, इधर कौन देखेगा। बस आप ठीक है मैं जाता हूँ, 2 दिन की बात है, घूम के आ जाऊँगा। अभी मेरे दिल में रहता है कोई ना कुछ ऐसा हो जाए तो, लेकिन देखते हैं अभी। साहब आपने बताया कि एडी में पीस का ज़्यादा माहौल रहता है। अब जैसे इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, बाकी कॉम्बैट आर्म में क्या है कि कॉम्बैट आर्म आप लोग भी हो, ठीक है, बट मैं कहूँगा कि ये हैं जो फील्ड में जा रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो उनमें एक बॉन्डिंग, क्लोज बॉन्डिंग बन जाती है। आपका यूनिट में किस तरह का बॉन्डिंग है? एडी का सिस्टम सब है कि एडी में एक जवान जो पोस्टिंग आता है, 2003 में पोस्टिंग आया, जो पेंशन जाएगा तभी वो उसी यूनिट में रहेगा। 24 साल 30 साल कर रहा है वो एक यूनिट में करता है। तो मैं तो मानता हूँ कि इन्फेंट्री या अदर्स यूनिट से ज़्यादा एडी और आर्मड ये सब चीज़ें सर वो हमारा घर जैसा हो जाता है। साल में 3 महीना छुट्टी जा रहे हैं, कभी 2 महीना भी जा रहे हैं साल में, और 9 महीना हम उसी यूनिट में रह रहे हैं। और हर एक बंदा जो भी आ रहा है, चाहे अफसर्स भी आ रहे हैं तो वो अफसर रिक्रूटमेंट से आ रहा है और सीओ बनने तक हमारी यूनिट में रह रहा है। CO to IC जब तक वो पोस्टिंग पेंशन नहीं जाता तो हमारी यूनिट में, हाँ कमांडर बन गया या ऊपर लेवल तक चले गए तो फिर यूनिट से बाहर से जाते हैं। तो वो बॉन्डिंग तो मतलब अगर यूनिट में तरीके से देखा जाए तो एडी में सबसे अच्छी होती है, क्योंकि एक अफसर साहब भी मेरे साथ आया और मैं भी एक साथ, हम जैसे हमारे पिछले CO थे, हम दोनों एक साथ पोस्टिंग आए और एक साथ गेम खेले और 12 साल एक ही कंपनी में एक साथ नौकरी की हम लोग। तो हमारा तो घर से लेके साहब के बीवी बच्चे, उनके नाम, उनका घर, साहब कहाँ से रहता है, मैं कहाँ रहता हूँ, हर चीज़ सबको पता है। यहाँ तक कि A to Z नया बंदा आता है वो भी साथ में 2-3 साल रहता है, लगातार रहते हैं। बीच में कभी होता है कि कोई आरआर पोस्टिंग चला गया है, कहीं 2 साल 3 साल पोस्टिंग काट के वापस यूनिट में आ जाता है। तो हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। यहाँ तक कि सबसे घर से शादी में जाना, एक्चुअली मैं अपना बताऊँ तो खुद ही मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, सारे अफसर आते हैं, नए अफसर आते हैं, रिक्रूट जो भी नए अफसर आते हैं 1 साल 2 साल हमारे साथ लाइनों में रहते हैं, तो उनको हमारे साथ गेम वाले, चलो स्पोर्ट्स वालों को गेम के साथ दे दो, साहब को गेम सिखाओ रे, तो हम लोग क्या है कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है।
तो यूनिट में अफसर्स का, जेसीओ का, जवान का, क्योंकि परमानेंट हम साथ में रह रहे हैं, 30-30 साल, 35-35 साल एक साथ रह रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा घर से अभी 6-7 अफसर ऐसे हैं यूनिट के जिनकी शादी मैं खुद अटेंड कर चुका हूँ। जिनके घर जाना, उनकी शादी अटेंड करना, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, सब यूनिट में जो एक संगठन बनता है, एक्चुअल में वो घर बन जाता है। सेकंड घर नहीं, मैं तो बोलूँगा मेरा फर्स्ट घर First, हो जाता है वो। बिल्कुल। फर्स्ट घर है, क्योंकि फैमिली मेंबर हूँ तो मैं ज़्यादातर तो यूनिट में रह रहा हूँ। साल में 1 महीने, 1.5 महीने घर जा रहा हूँ, बाकी तो मैं 11 के 11 महीना अपनी यूनिट में रह रहा हूँ। छुट्टी हूँ तब भी मैं यूनिट में ही हूँ, तो वो बिल्कुल घर जैसा माहौल है। तो जब ऐसे वार होता है या ये सब चीज़ें, सबको पता है एक-दूसरे के बारे में कि अच्छा इस गन पे 6 बंदे देने हैं, तो ठीक है, किसको-किसको देना है। सबको पता है कि हाँ, इसको दो, इसके साथ एक कमज़ोर हो तो एक अच्छा दे दो, मिक्सअप कर दो। इसलिए क्या है कि इस सब चीज़ों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो कर पाते हैं। शायद इसीलिए वो एज ए टीम, एज ए फैमिली जब लड़ाई में भी जा रहे हैं तो एक दूसरे की हर चीज को जानते हैं, सब एक दूसरे की कमजोरी को जानते हैं। अभी सब मैं एक बैटरी कमांडर अपना सीमा साहब के बताऊँ, सीमा साहब भी पोस्टेड आई थी हमारे यूनिट से अंदर, तो उनको सबके बारे में पता है। साहब को अगर कॉल लगाते हैं, एक पूरी यूनिट, एक पूरी बैटरी डिप्लॉयमेंट में है और किस सेक्शन पे कितने बंदे हैं, हर सेक्शन पे 6-6 बंदे, हमारा 6 सेक्शन लगा हुआ है। तो साहब को सबका नाम पता है, 6 सेक्शन के सारे बंदों का नाम पता है। वो सीधा ऐसे नहीं बोलती है कि ये सेक्शन 1 गन का नंबर 1 आप ये फायर करो, नहीं, वो सीधा बोलती है, ए बीएचएम पवन उधर है ना, चल फायर कर जल्दी कर, ऐसे कर। तो क्या होता है कि अफसर साहब अगर एक बंदे का नाम लेके यार एक चीज़ें करके ऐसे फ्रैंकली बोलते हैं तो आदमी को बहुत मनोबल बढ़ता है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा है एडी के अंदर। तो और दूसरी चीज़ है कि हमारी ट्रेनिंग है, सब साथ में अफसर साहब लोग के साथ भी नॉमिनेट होते हैं, वो भी हमारे गन पे हमारे साथ ड्रिल करते हैं और हमारे साथ सीपी में बैठते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वो सब चीज़ें, सब बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है हमारी। साहब बहुत अच्छा लगा हमें आपसे इंटरेक्शन करके। थैंक यू सर। इनफैक्ट आपकी तो बिल्कुल हैप्पी लाइफ है। बिल्कुल हाँ, सर। आपने जो जो चाहा था सब मिल सब गया मिल आपको। गया है, बिल्कुल। हाँ, तो और गांव में आपके और बढ़े क्या कुछ फौजी? हाँ, अभी साहब गाँव में मेरे को देख के काफ़ी लोग इंक्रेज होते हैं। जाता हूँ तो अभी जैसे कि आप बोलते हैं साहब, एक आर्मी का बंदा जो ड्रेस पहनता है, वो सिविल ड्रेस भी पहनेगा तो वो फौजी ड्रेस की तरह ही पहनता है। और मेरे साथ के लड़के हैं जो अपने आप को अभी वो एजेड मानते हैं, 43 साल का हो गया यार, मैं तो बूढ़ा हो गया, अभी पेट निकल गया कुछ। और मैं जाता हूँ गाँव में, सबको लगता है सुबह उठ जाऊँगा, चलो रे सबको खड़ा करूँगा, भागो चलो दौड़ के आते हैं, उधर को घूम के आते हैं, हॉकी खेल के आते हैं। गाँव में स्टेडियम में हॉकी खेलते हैं हम लोग। तो काफ़ी चीज़ें होता है, मैं जाऊँगा 1 महीना, गाँव का माहौल चेंज हो जाता है बिल्कुल। और मेरे को देख के काफ़ी लड़के एंगेज होते हैं। 2-3 लड़के गए भी, सीआरपीएफ में गए, आर्मी में गए, एक नेवी में लड़का हुआ अमन। तो काफ़ी लड़के मेरे को देख तो के अभी पहला 1 साल बाद जब आप पेंशन जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही लगे रहेंगे वहाँ पर, बिल्कुल बहुत सर। अच्छा करेंगे। उससे पहले ये पॉडकास्ट देख करके आई एम श्योर आपके गांव के बहुत सारे और ज्वाइन करेंगे फौज। Motivate. बिल्कुल सर। एंड थैंक यू सो मच साहब, आपके थ्रू हम सारे एयर डिफेंस के अपने जितने साथी हैं, जितने जवान ऑफिसर्स जेसीओ साहब हैं, सबको सैल्यूट करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सो थैंक मच यू पवन साहब। थैंक यू। थैंक यू सर। जय हिंद।